जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेप पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिहाज से, चाहे आप हाफ ईयरली की बात करें या फिर एनुअल की। हालांकि हाफ ईयरली पेपर आप लोग के आने वाले हैं तो उसके लिए आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिए। फिलहाल आज के टॉपिक की चलिए शुरुआत करते हैं। मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको जरूर देख लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं मांग के नियम के बारे में। मांग के नियम की परिभाषा क्या कहती है? देखो, मांग का नियम का मतलब क्या है कि डिमांड, और डिमांड का मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई वस्तु देते हो उसके बदले में किस चीज का डिमांड करते हो। हमने आपको बताया मांग होता क्या है, वीडियो पिछले वाले वीडियो में ये बातें हैं। हालांकि नियम ये कहता है कि मांग का नियम स्पष्ट इस बात को करता है कि वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है उसकी मांग में और उसकी कीमत में, यानी किसी वस्तु के मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा। लेकिन अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बहुत ही साधारण सी बात लिखी हुई है और ये हर उपभोक्ता का नेचर होता है, प्रकृति होता है। ये मांग के नियम इत्यादि तो बाद में आए। आप पहले भी अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत साधारण सी ये बात कही गई है कि आप मार्केट में जाते हो कोई चीज लेने के लिए, तो आपको जो सस्ता दिखता है, ठीक ठाक दिखता है, कम लेवल पर दिखता है, आप उसको कम कराने का भी प्रयास करते हो। और अगर वो कम मिल जाता है तो आप अधिक मात्रा उसकी खरीद लेते हो, है ना। जबकि कोई चीज अगर अधिक कीमत है तो उसकी मात्रा कम आप लेकर आते हो। बस यही मांग का नियम भी बताता है। बहुत साधारण सी बात कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वस्तु की कीमत, जब कीमत बढ़ेगा तो उसकी मांग में कमी आ जाएगा, और जब कीमत अपने आप घट जाएगा तो मांग में वृद्धि हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मांग की बात करें, कीमत की, आप एक शब्द रखिए बस, कीमत यानी कि प्राइस। अगर प्राइस उठ रहा है तो मांग उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि प्राइस कम हो रहा है तो मांग उसकी अचानक मार्केट में बढ़ जाएगी। बस यही है मांग का नियम, है ना। अच्छा, मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। आइए पहले उस मान्यता को देखते हैं, फिर हम लोग मांग वक्र की तरफ भी चलेंगे। मांग वक्र, मांग की मान्यता क्या कहती है, मतलब कहां पर मांग का नियम लागू होगा, उसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यदि उपभोक्ता की आय स्थिर नहीं होगी और परिवर्तित होती रहेगी तो मांग का नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा। पता चला उसकी एक उपभोक्ता है, उसकी सैलरी है 20,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, तो उसके ऊपर मांग का नियम लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी एक समान आय है, वो 20,000 कमा रहा है और उसी में ही उस वस्तु की कम मात्रा यानी कीमत कम होने पर अधिक मात्रा और कीमत अधिक होने पर कम मात्रा खरीदेगा, क्योंकि उसकी सैलरी क्या है? 20,000 ही है। लेकिन कोई ऐसा अगर व्यक्ति है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी सैलरी स्थिर ही नहीं है, आज 1 लाख कमा रहा है, कल 10,000 कमा रहा है, अगले दिन कुछ भी नहीं कमा रहा, अगले दिन फिर 2 लाख कमा ले रहा है, उसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो पहला मान्यता क्या है मांग के नियम लागू होने का? तो उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, ये मान्यताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, कारण भी अभी पढ़ेंगे। पहले अभी मान्यता देखिए। दूसरा पॉइंट लिखा है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत साधारण सी बात लिखी हुई है और सही बात भी लिखी है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आदत में। अब अगर उपभोक्ता अपने फैशन को ही बदल लेगा तो उसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होगा। उसका रुचि में ही परिवर्तन हो जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा आलू खाने का या फिर चावल खाने का, तो चावल का दाम घटे और बढ़े, उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो यानी उसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होगा। साधारण बात है। तीसरी बात है कीमत में परिवर्तन नहीं। क्या, कौन सी कीमत में? तो एक वस्तु होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं। देखिए यहाँ स्थानापन्न लिखना हम भूल गए हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ केवल लिखा है कीमत में परिवर्तन नहीं, लेकिन किस में? यहाँ देखिए, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्थानापन्न। अब स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? तो देखो, जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या? स्थानापन्न वस्तुएं। यानी कि यहाँ लिखा है कि चाय, अगर मान लीजिए चाय का दाम, चाय पत्ती का दाम बहुत ज्यादा क्या होता है? मतलब राइज हो जाता है, रेज हो जाता है, तो कॉफी लोग पीना शुरू कर देंगे क्योंकि स्थानापन्न है, लगभग एक जैसा स्वाद, लगभग एक जैसा है और एक जैसा निकोटीन आदमी क्यों पीता है? ताकि उसका थोड़ा सा सरोर हल्का हो जाए, ऐसा करके पीता है। तो चाय में भी वही चीजें होती है, कॉफी में वही चीजें होती हैं। परंतु यदि चाय का दाम बढ़े और कॉफी का भी लगातार दाम बढ़े, फिर क्या होगा? देखो, कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसके कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम लगेगा। ठीक, अगर कीमत वाले वस्तु में परिवर्तन होगा तो उस पर मांग का नियम नहीं लगेगा।
कीमत में परिवर्तन नहीं। कौन सी कीमत में? स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो उसको छोड़कर दूसरे पे चला जाएगा, मांग का नियम लगेगा उसके ऊपर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चाइनीज में कॉपी भी लेंगे, क्या दिक्कत है। वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना न हो, यानी कि मांग का नियम उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जो भविष्य में दुर्लभ होने की संभावना जिनके ऊपर नहीं है। अब जैसे मैं ये शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट की दुर्लभ होने की असंभावना नहीं है, तो आज ही महंगा है तो हम इसको कम खरीदेंगे, मांग कम करेंगे। कल ये सस्ता होगा, इसकी मांग हम ज्यादा कर लेंगे। एक साथ 2 टी शर्ट अगर 500 में आ रहा तो हम ले लेंगे, है ना, और 500 में एक आ रहा तो हम एक ही लेंगे। मांग कम हुआ ना, एक लिए फिर 2 लिए। लेकिन यदि कोई ऐसा वस्तु है जो भविष्य में दुर्लभ हो रहा है, उसको लोग कितना भी महंगा ले लेते हैं, जैसे सोना लोग ले लेते हैं, डायमंड, ये सब ऐसी वस्तुएं जो भविष्य में दुर्लभ होगी, बहुत ज्यादा महंगी होंगी, तो लोग सोचते हैं आज रख ले, कल महंगा होगा तो बेच देंगे, है ना, ज्यादा अच्छा ले लेंगे। तो ये हो सकता है वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना न हो, नहीं तो लोग उस पर खूब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जमीन जायदाद, बस आने वाले समय में जमीन जायदाद क्या है भाई, दुर्लभ ही तो है। चारों तरफ इतने घर मकान बन गए, सबके अपने अपने घर, इतने महंगे जमीन हो गए, तो लोग सोचते हैं यार भविष्य में वो दुर्लभ हो जाएगा, अभी लेकर रख लो, भले ही ज्यादा दाम पे, उसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा, ये मान्यता है। फिर अब प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु वो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी वो वस्तु आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा न करे, नहीं तो आप लोग महंगा हो चाहे सस्ता। अब भाई एसी है, लोगों को अपना दिखाना है कि भैया हम बहुत ही प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, सोफा हुआ तो सोफा कितना भी महंगा वो लेंगे। ये नहीं होगा कि सोफा का दाम कम होगा तब वो वेट करेंगे कि यार सोफा ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो वेट करेंगे नहीं, वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, वो अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उस वस्तु को क्रय कर लेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कुछ मान्यताएं हैं मांग के नियम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मांग के नियम का अगर वक्र आपसे पूछ ले कि मांग का नियम बताइए, और वक्र की सहायता से उसको, कर्व की सहायता से उसको बताइए, तालिका बना दीजिए ऐसा करके। तो आइए यहाँ पर एक लिखा हुआ है संतरे की मांग तालिका हम लोग रखते हैं, आप लोग यहाँ कुछ भी रख सकते हो। कहा जाता है जब संतरा 35 रुपए का होता है, यहाँ मूल्य में रुपया लिख लेना आप लोग, है ना, ये मात्रा है किलो में, मान जब 35 रुपया किलो उसका दाम था तो हम लोगों ने 2 किलो खरीदा, ठीक है, संतरा को। जब 30 रुपया हुआ यानी कम हुआ तो हम लोग 4 किलो खरीद रहे हैं, और जब 25 रुपए हुआ तो 6 किलो, 20 रुपए हुआ तो 8 किलो, और जब 15 रुपया हुआ तो हम लोग 10 किलो संतरा खरीद रहे हैं। ठीक है, देखिए लगातार जैसे जैसे पैसा गिर रहा है, पैसा कम हो रहा है, मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे मांग की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मांग की मात्रा रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वस्तु की कीमत। तो एक्स अक्ष पर हम लोग रखेंगे मांग की मात्रा, वाई अक्ष पर रखेंगे हम लोग वस्तु की कीमत। आइए देखते हैं, पहला है 35, उसमें 2, तो 35 के आगे 2, यहाँ पर देखिए ये पहला लगेगा, आपका पहला पॉइंट यहाँ लगेगा। दूसरा, जब 30 रुपया हुआ तो हम लोगों ने 4 किलो खरीदा, तो 30 रुपया जब दाम हुआ तो हम लोगों ने 4 किलो खरीदा, तो यहाँ पर 30 के बाद हम लोग लगा लेंगे। फिर उसके बाद 25 है तो 6, 25 और 6 के ऊपर लगा लेंगे, 8 और 20 के ऊपर लगा लेंगे, और 10 और 15 के ऊपर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, और इसको फिर ये देखिए नीचे की ओर है, ऋणात्मक तरीके से नीचे आ रही है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है, क्यों नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु के दाम में हम लोग कमी करेंगे वैसे वैसे वस्तु की मात्रा क्या होगी, बढ़ती हुई दिखाएगी। अगर आपको इस तरह दिखाना है कि वस्तु के दाम में वृद्धि हो रही है तो आप ऐसे ऊपर से यहाँ से दिखा दें। ठीक है, तो लेकिन याद ये रखेंगे हमेशा कि वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में सदैव विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस बात के लिए देखते हैं कि मांग का नियम लगता क्यों है, ऐसा क्या क्या कारण है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से मांग के नियम लगाए जाते हैं। तो मांग का नियम देखो, सबसे पहले लिखा हुआ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। अब ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या है, आप सब लोग इसको पढ़े हुए हो, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है, नहीं अगर आपको है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से यहाँ पर एलोबरेट करते हैं, आपको समझाते हैं क्या होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु की इकाई करता है तो पहले वाले इकाई मतलब क्रय करता है, एक से अधिक वस्तु की इकाई को क्रय करता है, तो जो पहला वाला इकाई है उसमें वो ज्यादा पैसा देगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे जैसे जैसे वो वस्तु की इकाई को बढ़ाता जाएगा खरीदने के लिए तो वो कम पैसा देगा, यानी कि सीमांत उपयोगिता उस पर लगेगा, सीमांत उपयोगिता का ह्रास होगा। ह्रास मतलब कमी आएगा। अब कहोगे सर ये बहुत आप किताबी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको आसान शब्दों में समझिए। आसान शब्दों में क्या कि जब आप बाहर से गए सामान लेने के लिए और बोले कि भैया एक रसगुल्ला दे दो, तो एक रसगुल्ला का दाम वो बताया आपको 15 रुपया, लेकिन अगर आप उससे बोलोगे 100 रसगुल्ला दे दो, तो यहाँ देखो अगर एक रसगुल्ले का दाम 15 है, अगर हमें 100 रसगुल्ला लेना हो कितना देना पड़ेगा, 1500 देना पड़ेगा, सीधा सीधा बात है 1500 रुपया देना पड़ेगा।
परंतु यहाँ वो आपसे कहता है कि कोई बात नहीं भैया 1400 ही दे दीजिए, यानी कि 1400 मतलब 100 रुपए का आपका फायदा हो गया। यानी वस्तु की जैसे जैसे हमने अधिक इकाई खरीदी, एक से अधिक इकाइयां खरीदी, वैसे वैसे उसके सीमांत उपयोगिता में ह्रास होता गया, कमी होता गया। तो ये भी तो एक कारण है, ये कारण नहीं है कि अगर हम एक वस्तु खरीदते तो ज्यादा देना पड़ता है, एक से अधिक खरीदते तो कम देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मांग का नियम लगा, यानी मांग के नियम लगने का ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। मांग के नियम में भी तो ये होता है, मांग के नियम में क्या होता है कि अगर उसकी वस्तु क्या होती है, उसकी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम मांग बढ़ा कर लेते हैं, और वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो मांग घट जाती है, मांग घट जाती है। तो यहाँ पे भी देखो, हमने जब एक वस्तु खरीदी तो उसकी कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत कितनी, एक रसगुल्ले की कीमत 15 रुपया है, लेकिन जब हम 100 रसगुल्ला खरीदते हैं तो उसकी कीमत आ जाती है 1400, यानी 14 रुपये हो जाती है, 1 रुपया घट जाती है। मांग का नियम भी यही कहता है, और उपभोक्ता माफ कीजिएगा, और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी यही कहता है। तो पहला कारण मांग के नियम लागू होने का क्या है, उसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लगता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा बोलते हैं प्रतिस्थापन का प्रभाव। दूसरा कारण क्या है मांग के नियम को लागू होने का, प्रतिस्थापन का प्रभाव। अब आप कहोगे ये क्या है सर, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है दो वस्तुओं को स्थानापन्न, जो भी हमने आपको बताया उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब ये है कि अगर हम चाय और कॉफी का यूज करते हैं और चाय की दाम में अगर वृद्धि हो जाती है तो हम तुरंत कहाँ चले जाते हैं, कॉफी की ओर चले जाते हैं। अगर हम उपभोक्ता हैं और हम नहीं खरीद पा रहे कोई ऐसी चीज, चाय की दाम बढ़ गया लेकिन हमको आदत है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चलो यार कॉफी पी लेते हैं कुछ दिन, क्या हुआ। सेम वैसे ही वही प्रक्रिया तो है बनाने की, पीने की, है ना, जो उपयोगिता हम लोग लगभग वही चीज है। तो हम लोग चाय छोड़कर कॉफी पे आ जाते हैं, और जैसे ही चाय का दाम कम होता है हम कॉफी छोड़कर चाय पे आ जाते हैं। तो प्रतिस्थापन का प्रभाव भी लगता है, यानी एक वस्तु से हम दूसरे पे प्रतिस्थापन करने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं। ठीक है, कोई भी, अब मांग का नियम भी ये कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम लोग तुरंत क्या, उसकी मांग घट जाएगी, और वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो उसकी मांग अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रतिस्थापन वाले वस्तु पर भी तो यही नियम लागू होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन का प्रभाव। एक जैसी यूज होने वाली अलग अलग वस्तुएं, जैसे जो एक उपयोगिता दे, एक समान, ऐसी कोई वस्तु जो एक समान उपयोगिता दे, तो एक का बढ़ेगा तो हम दूसरे पे चले जाएंगे। यानी कि जब चाय का दाम बढ़ा तो हम लोग कहाँ चले गए, कॉफी पे। यानी कि जब कॉफी पे जाएंगे तो चाय की मांग कम हुई, यानी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, चाय की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हुई, कम हुई कि नहीं हुई। हम लोग चले गए ना कॉफी पे तो उसकी मांग कम हो गई, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है बेटा आय का प्रभाव। आय प्रभाव से क्या मतलब है, आप कहोगे मांग के नियम के लागू होने का एक बहुत बड़ा कारण है आय का प्रभाव। यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपया है, माफ कीजिएगा, यदि किसी वस्तु का कीमत कह लेते हैं, यदि किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है और अचानक से एक दिन वो घटकर कितना हो गया, 80 रुपया हो गया, तो क्या उपभोक्ता की आय में 20 रुपए की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। आप 1500 रुपए कमा रहे हो एक दिन में, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, आप अब वो 80 की होगी, तो आप 1520 एक्चुअली में कमाने लगे, 20 रुपए बच गया ना, 20 रुपए इधर से बच के आपके पास आ गया, आय का प्रभाव भी इस पर लग गया। अब जो 20 रुपए बचेगा तुम कहोगे चलो इसका एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो क्या उसका मांग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 100 रुपया किलो था 80 हो गया, आप कहोगे भैया 20 रुपए का और दे, कहोगे ना, लगभग 200 ग्राम आपको वस्तु और मिल जाएगी। 200 ग्राम गुणे 5 बराबर 1000 होता है ना। तो 1 किलो का दाम 100 था, 80 हो गया। अब आप 1200 ग्राम उसको खरीद सकते हो। पहले 1 किलो खरीद रहे थे 1000 ग्राम, अब आप 1200 ग्राम खरीद सकते हो। तो वस्तु की मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो तीसरा है आय का प्रभाव। और चौथा है बच्चा क्रेता की संख्या में परिवर्तन, यानी उपभोक्ता की संख्या। आप यहाँ क्रेता भी लिख सकते हो, आप यहाँ उपभोक्ता भी लिख सकते हो। उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन होना, ये क्या होता है सर, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन मतलब कि देखो बेटा, कहीं पर एक ऐसे लोग हैं जो किसी वस्तु को अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। कम उपयोग करेंगे तो मांग उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उपभोक्ता की संख्या बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मांग के नियम पर। ठीक है, कि किसी एक जगह पर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, इससे वस्तु की मांग पर बड़ा वो होता है, इफेक्ट आता है। आप सघन इलाके में रहते हो जहां पर ढेर सारे उपभोक्ता है और मांग अधिक है, तो आप वस्तु की कीमत को हाई रखोगे, तुम जान लो बिक जाएगा। लेकिन जहां लोग ही नहीं है, कोई छोटा सा गाँव है, 2-4 हजार रहने वाले लोग हैं, आप वस्तु की दाम जानबूझ के कम बेचोगे कि भैया कैसे भी करके बिक जाए, है ना। तो यहाँ पर भी लागू होता है कौन सा, मांग के नियम के कुछ कारण। तो ये 4 कारण हम लोगों ने पढ़ लिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मांग का नियम क्या होता है, उसके बाद उसकी मान्यता क्या है, कहाँ कहाँ पर लागू होता है, किस किस कारण से, है ना। फिर उसके बाद इसका हम लोग तालिका पढ़े। देन हम लोगों ने यहाँ पर मांग वक्र पढ़ा और मांग के लागू होने के, यानी मांग नियम के लागू होने के कारण भी हम लोग।
तो आज इतना काफी है आज के इस क्लास में। चलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मांग के प्रकार और मांग का अपवाद। मांग का अपवाद और प्रकार, ये बहुत तेज क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।